गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का डिस्कशन के इस दूसरे सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल आप लोगों ने जिस तरह से मुझे कोऑपरेट किया वो काबिल तारीफ़ है। थोड़ी गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन जितनी मात्रा में आप लोगों ने सब्र किया और मेरा साथ दिया थोड़ी दिक्कतों के बावजूद भी, और जितनी अधिक संख्या में आप लोगों ने वीडियो को देखा और राय दी, वो सब हमारे लिए एक सुखद एहसास, बहुत सुखद एहसास था। दूसरी बात, हम आप लोगों को कल के परफॉर्मेंस के लिए बधाई देना चाहते हैं। मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस तुम सब लोगों को अब इस बात के लिए कि इतना बढ़िया परफॉर्म किया कल, इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि इतने लोगों ने देखा वीडियो और एक आदमी को भी क्वेश्चन पूछने का कोई डाउट नहीं रहा। तो इतने अच्छे बच्चों को पाकर मुझे कल बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था, बड़ा खुशी फील हो रही थी, बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जोश तो कल से 2 गुना है। चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का डिस्कशन कल वाले से बेहतर होगा और आप लोगों ने आज कल वाले से और अच्छा परफॉर्म भी किया होगा। 2-4 दिनों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात की उम्मीद है मुझे, उम्मीद क्या पक्का यकीन है। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का सेट 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अच्छा, आज मैंने 5 क्वेश्चन कम कर दिया है, कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कम टाइम में बनाया जाए। 1-2 क्वेश्चन कम ही हो तो कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, द जज एडवाइज्ड द गवर्नमेंट to have metered taxis across the state while recounting his personal experience where a taxi driver made him to wait and also demanded 100 rupees। सेंटेंस के को पढ़ के हम अगर सेंस लगाएं तो ये आ रहा है कि कोई जज साहब हैं, वो अपनी आपबीती सुना रहे हैं कुछ लोगों को कि कभी कहीं वो गए थे टैक्सी से और टैक्सी ड्राइवर ने उनको अननेसेसरी वेट कराया और उनसे 100 रुपये भी लिए, और इसलिए उन्होंने सरकार से ये गुजारिश की है, सरकार को सलाह दी है कि पूरे अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे राज्य में टैक्सियों में मीटर लगा दिया जाए। तो सेंटेंस का सेंस निकालने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में है। मतलब ये घटना बीत चुकी है, जो उनके साथ हुआ था वो भी, और उन्होंने जो सरकार को जो सलाह दी, दोनों घटनाएं बीती हुई हैं। तो चूंकि दोनों घटनाएं बीते हुए काल की हैं तो दोनों पास्ट टेंस में होनी चाहिए, और दोनों के दोनों वर्ब पास्ट टेंस में है। आप देखिए, द जज एडवाइज्ड ये भी पास्ट टेंस में है, और जो टैक्सी ड्राइवर मेड हिम वेट ये भी पास्ट टेंस में है। ठीक, तो यहाँ से टेंस की कोई गलती नहीं है। तो फिर आखिर गलती कहाँ है? गलती यहाँ है, मेड हिम टू वेट। आप यहाँ देखिए, गौर करिएगा, मेड हिम टू वेट, इस बात पर जरा गौर करिएगा। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, मैं 2-3 वर्ब लिख रहा हूँ। एक वर्ब है मेक, एक वर्ब है लेट, और एक वर्ब है बिड, BID बिड, और एक वर्ब है हेल्प। हालांकि ये कम आती है हेल्प, फिर भी लिख दे रहा हूँ हेल्प। तो इन चारों की चारों वर्ब्स के साथ, मेक है, लेट है, बिड है और हेल्प है, इन चारों वर्ब्स के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं, दूसरी वर्ब यूज करते हैं, एक तो ये वर्ब हो जाएंगी, इनके बाद जब हम दूसरी वर्ब यूज करते हैं तो इनके बाद कोई ना कोई एक पर्सन जरूर आएगा, somebody। तो इनके बाद कोई पर्सन यूज किया जाएगा, somebody। उसके बाद इन्फिनिटिव यूज की जाती है। अब इन्फिनिटिव आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनिटिव होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेक, लेट, बिड और हेल्प, ये 4 ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर इन्फिनिटिव आपको लगाना है
तो ये इन्फिनेटिव होगा विदाउट टू। ठीक, तो अब आप अपने सेंटेंस पर आइए, यहाँ सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है मेड हिम टू वेट। तो मेक मैंने अभी लिखा था, मेक के बाद जब कोई वर्ब आती है, इन्फिनेटिव आती है, तो वो होती है विदाउट टू। आप कहेंगे कि हमने मेक बताया था तो मेड क्यों लिखा है? तो मैंने मेक तो बताया था, लेकिन चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए उसी मेक का मेड बना दिया गया है टेंस के अकॉर्डिंग। है तो ये मेक ही मेन वर्ब। इसके बाद जो टू के साथ वेट लिखा हुआ है, इस वेट के पहले टू नहीं होना चाहिए, और हमारा आंसर हुआ डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, a team of researchers have tried to grow new stem cells in the ear that gets damaged with age। तो इसमें तो साफ साफ एरर दिखाई दे रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पैटर्न अगर फॉलो किया जाए तो हमारी मेन वर्ब है हैव ट्राइड, और इस हैव ट्राइड जो हमारी मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आपको पता लगाना होगा कि इसका सब्जेक्ट कौन है। हैव ट्राइड का सब्जेक्ट रिसर्चर्स है या फिर हैव ट्राइड का सब्जेक्ट है ये टीम। ठीक है, तो किसने कोशिश की है? रिसर्चर्स ने कोशिश की है या रिसर्चर्स की टीम ने कोशिश की है? आप सीधे से जानते हैं, भले ही हैव के पहले रिसर्चर्स लगा हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स को एक और वर्ड टीम से जोड़ा गया है ऑफ के साथ। जब भी दो वर्ड के बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह आ जाता है तो मेन सब्जेक्ट कौन होता है? ये पहला। वैसे भी ये कलेक्टिव नाउन का सब्जेक्ट है अ टीम ऑफ रिसर्चर्स, तो अ टीम ऑफ रिसर्चर्स में यही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो वर्ब कैसी है हमारी? वर्ब हैव है। वर्ब हैव है तो हैव कैसी वर्ब मानी जाएगी? प्लूरल वर्ब। और सब्जेक्ट कौन है? टीम है, तो टीम को कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। तो इस टीम के लिए हैव का प्रयोग होना गलत है, इसकी जगह पर होना चाहिए था क्या? हैज। तो फिर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ सक्सेसफुल, अगर सफल रहा, तो रिसर्च कुड पेव द वे। एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, आपकी कापी खुली होगी, खुली होनी चाहिए। पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता क्लियर करना। दूसरे वर्ड में पेव द वे को हम ऐसे भी कह सकते हैं लीड, लीड टू। तो अगर सफल रहा तो ये रिसर्च मार्ग प्रशस्त करेगी, लीड करेगी टूवर्ड्स द प्रिवेंशन इन अनटाइमली डेथ्स, टूवर्ड्स द प्रिवेंशन इन अनटाइमली डेथ्स ड्यू टू फटल डिजीज। तो अब इसमें जो एरर की बात है वो ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है कोई। एक वर्ब है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंट एक वर्ब है, प्रिवेंशन उसी से बना हुआ है। प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंशन नाउन है, और प्रिवेंट की ही बिरादरी की कुछ और भी वर्ब्स हैं। जैसे एक हो गई प्रिवेंट, ठीक, एक हो गई प्रिवेंट, और दूसरी इसी की तरह की एक वर्ब है प्रोहिबिट। ये भी रोकने के लिए लगती है किसी को, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। और एक वर्ब है रिफ्रेन, और एक वर्ब है डिबार। एक है इसी में एब्स्टेन। तो ये सब जो वर्ब्स हैं, इन सारी वर्ब्स के बाद जब भी कोई प्रीपोजिशन लगता है तो इन सारी वर्ब्स के बाद आप एक बार फिर देख लीजिएगा, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन, डिबार, एब्स्टेन, इन सारी वर्ब्स के बाद कोई प्रीपोजिशन लगता है तो वो है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो चूंकि अभी कहा प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, तो इसी प्रिवेंट से बना हुआ है प्रिवेंशन। जब प्रिवेंट से प्रिवेंशन बना है और प्रिवेंट के बाद मैंने कहा फ्रॉम लगता है, तो प्रिवेंशन के बाद भी फ्रॉम लगना चाहिए।
तो प्रिवेंशन के बाद फ्रॉम लगना चाहिए, इन नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद जो लिखा हुआ है अनटाइमली डेथ, आप कहेंगे कि अभी हमने बताया था कि प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, जबकि यहाँ तो अनटाइमली डेथ्स लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अनटाइमली डेथ्स क्या है, ये है नाउन, अनटाइमली एडजेक्टिव है और डेथ्स नाउन है। तो चूंकि ये नाउन है तो नाउन में तो आईएनजी नहीं लगा देंगे ना, अगर वर्ब लगाते तो आईएनजी फॉर्म लगाते, लेकिन नाउन लिखा हुआ है तो नाउन में आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसमें एरर केवल यही होगी कि हम प्रिवेंशन के बाद इन ना लगा करके प्रिवेंशन के बाद इन की जगह फ्रॉम लगाना चाहिए था। तो इसमें प्रीपोजिशन की एरर है और आपका ऑप्शन होगा आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड। ठीक है, एक शिकायत दर्ज की गई, पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। द पुलिस वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट होटल। इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है, आप वर्ब सबसे पहले देखा करिए। सबसे पहले वर्ब लगी है वाज गिवन, और वाज गिवन क्या गिवन, फोटोग्राफ, किसको, पुलिस को। अब वाज और सब्जेक्ट, मतलब इस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आप हमेशा एक रिलेशन कायम करने की कोशिश करिए। सबसे पहले रिलेशन को कायम करने की कोशिश करिए। ये देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है कि नहीं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है कि नहीं। अगर ये तालमेल सही बैठ जाता है तो फिर एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करिए कि जो वर्ब लगी है क्या वो सब्जेक्ट के साथ एक्टिव वॉइस में रिलेट करेगी या पैसिव वॉइस में रिलेट करेगी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है हमारी वाज गिवन, वो सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन बना रही है, एक्टिव वॉइस का कि पैसिव वॉइस का। देखना है कि फोटोग्राफ दिया गया, तो फोटोग्राफ पुलिस ने दिया कि पुलिस को फोटोग्राफ दिया। देने का कार्य अगर पुलिस ने किया है तो वर्ब एक्टिव वॉइस में होगी। देने का कार्य अगर पुलिस ने नहीं किया, किसी और ने किया है, फोटोग्राफ पुलिस को दिया गया है, तो नो डाउट कि पुलिस इस वर्ब का सब्जेक्ट है। हम ये नहीं कह रहे हैं, पुलिस नो डाउट वाज गिवन का नो डाउट सब्जेक्ट पुलिस है, लेकिन ये सब्जेक्ट एक्टिव नहीं, पैसिव का सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में वाज के साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो वॉइस के ढंग से तो ये क्लियर है, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि वाज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है और पुलिस जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला फंस रहा है। वाज सिंगुलर वर्ब है और पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट है। आप कह रहे होंगे पुलिस प्लूरल कैसे सब्जेक्ट हो सकता है, तो पुलिस मैन लिखा होता तो हम एक सिपाही की बात करते। जब पुलिस की बात करते हैं तो पूरी टीम होती है, उसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं, पूरी फोर्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए पुलिस प्लूरल होता है। पुलिस, पीपुल, चिल्ड्रन, कैटल, वर्मिन, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो पुलिस चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ वाज नहीं, इसके साथ वर लगना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए इसके बी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कंपटीशन कंटेस्टेंट्स डज, आपको एक एरर नज़र आ रही होगी, कंटेस्टेंट्स प्लूरल है और डज सिंगुलर है। ठीक है, नो डाउट आपको एरर सही मिल गई है कि कंटेस्टेंट्स के साथ डज नहीं लगना चाहिए, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। लेकिन इंप्रूवमेंट बिना पूरा सेंटेंस पढ़े मत करिएगा। और सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट, ये हो गई। एंड स्पोक, स्पोक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्पोक अबाउट देयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, तो चूंकि एंड के बाद स्पोक सेकेंड फॉर्म है, अभी कल वाले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि जब किसी कंजंक्शन के आगे पीछे दो वर्ब लगी हों, कंजंक्शन के बाद स्पोक लगा है एंड के बाद, तो ये एंड स्पोक को एक और किसी वर्ब से जोड़ रहा होगा, और वो वर्ब जो जिससे जोड़ रहा है वो वर्ब कौन सी है, डज है। तो एंड के बाद स्पोक लिखा है और एंड के पहले डज लिखा हुआ है। तो देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सी सही है। तो देखा जाए तो ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन के दूसरे दिन ऐसी घटना घटी थी, यानी कि ये घटना परफॉर्म हो चुकी है, ये बात बीती हुई है, पहले ही हो चुकी है।
ठीक है। अगर बात पहले ही हो चुकी है, पहले ये घटना परफॉर्म हो चुकी है, तो इसका मतलब बीती हुई बात के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसमें स्पोक सही है और डज गलत है। तो इस डज की जगह है, ये ना सोचना कि डू कर दें, बल्कि इस डज की जगह होना क्या चाहिए एक्चुअली, डिड। ठीक है। तो डज किस सेक्शन में है, ए में कि बी में है, बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए, छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठवें क्वेश्चन में लिखा है द एनजीटी हैज़ वार्नड, एनजीटी सिंगुलर में है, हैज़ वार्नड दैट एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशंस इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। तो इस सेंटेंस में और कोई कहीं एरर नहीं मिली थी। इसमें जो एरर है वो इस फ्रेज की एरर है। देखिए कल वाले में भी कई फ्रेजल एरर आई थी, फ्रेजल प्रीपोजिशन, और आज भी ये पहली फ्रेजल प्रीपोजिशन की एरर हमको मिली। इन एन एवरेज ऑफ की जगह पे होता है ऑन एन एवरेज। ठीक, ये फ्रेज गलत है। इन एन एवरेज नहीं होता, वो होता है ऑन एन एवरेज। आपका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। न्यू रिसर्च हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास index are more likelier to have high blood pressure, cholesterol and blood insulin level by the time they reach adolescence। इस सेंटेंस में और कहीं कोई गलती नहीं है। आप इस वाले सेक्शन पर आके देखिए, मोर लाइकलियर, थोड़ा गौर करिएगा, मोर लाइकलियर। तो मोर क्या है, मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है, और लाइकलियर क्या है, लाइकलियर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लग सकती हैं, लाइकलियर भी कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है। तो अब आप बताइए कि लाइकलियर सही होगा या मोर काटा जाए। तो अब ये मत सोचिएगा कि लाइकली का लाइकलियर बन सकता है, एक्चुअली लाइकलियर गलत है। लाइकली चूंकि एडवर्ब है, इसलिए लाइकली का लाइकलियर नहीं बनता, ये लाइकली ही रहेगा। ठीक है, लाइकली का लाइकलियर नहीं बना सकते हैं, तो इसके पहले मोर लगेगा, लेकिन जो लाइकलियर लिखा है वो लाइकली हो जाएगा। तो मोर लाइकली, ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट गलत हुआ वो किस हिस्से में था, तो ए में नहीं था, बी में नहीं था, एक्चुअली ये सी पार्ट में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। आइए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द मोबाइल कंपनी टू कंपेंसेट द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है, शिकायत किया है किसी ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में, और कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को ये दिशा निर्देश जारी किया है कि उस शिकायतकर्ता को कंपेंसेट करें फॉर द इनकन्वीनियंस एंड द मेंटल एगोनी हु ही हैड टू सफ़र। हमको हमारी गलती मिल गई। हु ही हैड टू सफ़र, हैड टू सफ़र का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो हु किसके लिए लगा हुआ है, मेंटल एगोनी के लिए। मेंटल एगोनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये कोई पर्सन है, नहीं, ये नॉन लिविंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए क्या हम हु यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। हु केवल पर्सन के लिए यूज करते हैं, वो भी ह्यूमन, नॉन लिविंग में नहीं, एनिमल में नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए हु यूज किया जाता है। और मेंटल एगोनी नॉन लिविंग थिंग है, फीलिंग है, इमोशन है। तो इसके लिए हमें यूज करना चाहिए था विच, या फिर दैट भी लगा सकते थे। मतलब नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए हु नहीं लगता। हमारे क्वेश्चन में एरर होगी हु की, और ये हु है सी सेक्शन में, तो इसका आंसर हुआ सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग। अब आपको एक शंका से निजात दिला दें, ये पीक्स कुछ लोगों को लगा होगा कि पीक जो पर्वतों की चोटी होती है उसके लिए लगा है, और पीक में एस लगा दिया, नाउन का प्लूरल, पीक्स माने चोटियाँ। तो अगर आपने ऐसा सोचा होगा तो आपने बहुत बड़ी भूल की। पीक्स यहाँ चोटियों के लिए नहीं लगा है, यहाँ लिखा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, सब्जेक्ट है, और पीक्स क्या है, वर्ब है। तो परफॉर्मेंस जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पीक्स जो वर्ब की तरह यूज की गई है, इसमें एस लगा करके इसको सिंगुलर वर्ब बनाया गया है।
अगर आपको ये शंका हुई हो कि ये प्लूरल नाउन है तो फिर आपने गलती कर दी। परफॉर्मेंस की वर्ब है पीक्स इन द मॉर्निंग। कुछ लोग जिनकी परफॉर्मेंस पीक पर होती है मॉर्निंग में, आर बेटर पोजीशन। तो आप ये बताइए कि ये आर किसके लिए लगा है? ये लगा है पीपुल के लिए, ठीक। पीपुल बेटर पोजीशन। आगे लिखा है फॉर कैरियर सक्सेस बिकॉज दे आर मोर पैक्ट। बिकॉज के बाद हमारा सेक्शन सेंटेंस बदल रहा है। बिकॉज के बाद कारण बता रहे हैं। दे आर मोर प्रोएक्टिव। देखिए दे सब्जेक्ट हो गया, आर मोर प्रोएक्टिव, ये आर वर्ब हो गई और प्रोएक्टिव लिखा हुआ देन पीपुल, वो लोग जो, हु आर, वो लोग जो, यहाँ देखिए हु के लिए क्या लगा है? आर लगा है, ठीक है। तो सबके हर सब्जेक्ट की सारी वर्ब मिल गई, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब लगी हुई हैं। पीक्स का हो गया परफॉर्मेंस, आर का सब्जेक्ट हो गया पीपल। अब ये लिखा है बेटर पोजीशन। तो हम हुज से लेकर के मॉर्निंग तक का क्लोज कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारे सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ये हमने इतना काट लिया, ठीक है, ये हमने इतना चलिए काट लिया, मान लो कि ये नहीं है सेंटेंस में। और पीपुल आर बेटर पोजीशन फॉर कैरियर सक्सेस, बिकॉज के बाद भी मान लीजिए कि ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हमारे पास बच रहा है क्या? पीपुल आर बेटर पोजीशन फॉर कैरियर सक्सेस। तो बताइए कि ये जो सेंटेंस बन रहा है पीपुल आर बेटर पोजीशन, क्या ये मीनिंगफुल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। पीपुल आर बेटर पोजीशन नहीं, लोग बड़ी अच्छी स्थिति हैं, तो ये कुछ मीनिंग सही नहीं आ रही है, बल्कि होना चाहिए पीपुल आर इन बेटर पोजीशन। लोग अच्छी स्थिति में होते हैं, वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अच्छी पोजीशन में होते हैं। या फिर हम पोजीशन को वर्ब बना दें, तो ये भी हो सकता है कि पीपुल आर बेटर पोजीशनड। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, पीपुल आर बेटर पोजीशनड, चाहे तो आप पोजीशन में ईडी लगा के इसको मेन वर्ब बनाएं, या फिर पोजीशन के पहले लिखा हो आर, पीपुल आर इन बेटर पोजीशन, चाहे तो बेटर पोजीशन के पहले इन लगाइए, और फिर या दूसरा उपाय है कि पोजीशन को वर्ब की तरह इस्तेमाल करिए, पोजीशन में ईडी लगाइए। तो पीपल आर बेटर पोजीशनड फॉर कैरियर, या फिर पीपल आर इन बेटर पोजीशन फॉर कैरियर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एरर वाला पोर्शन है बी, इसी बी में एरर है, और ये इसी पार्ट में एरर है बेटर पोजीशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज इन सच is such that children, especially girls, are required to help in the household work and also perform their course। तो सेंटेंस को यहाँ से पकड़िए, स्पेशली गर्ल्स, और गर्ल्स किसके लिए स्पेसिफाई किया गया है? चिल्ड्रन के लिए। क्या है? आर रिक्वायर्ड टू हेल्प, एक काम है इनके साथ, आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द हाउस होल्ड, एंड लगा, एंड के बाद ये लिखा है परफॉर्म देयर कोर्स। तो ये परफॉर्म किसके साथ जोड़ेगा? ये हेल्प के साथ परफॉर्म जोड़ रहा है। रिक्वायर्ड दोनों के लिए लगा है, देखिए फिर से बताते हैं साफ साफ। आर रिक्वायर्ड, तो लड़कियों से, मतलब स्लम एरियाज में बच्चों से, खासतौर से लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? जो अपेक्षा की जाती है उसका एक हो गया ये, एक अपेक्षा ये हो गई टू हेल्प इन देयर हाउस होल्ड वर्क, एंड के बाद दूसरी अपेक्षा लिखी है क्या? परफॉर्म देयर कोर्स, ठीक। एक उम्मीद उनसे हो गई ये वाली, दूसरी उम्मीद हो गई ये वाली। तो अब एक चीज़ हमें बताइएगा कि क्या ये जो देयर लिखा है ये सुटेबल है? लड़कियां घर का काम करती हैं और परफॉर्म देयर कोर्स, तो अब ये देयर के किसके लिए? देयर की जगह अगर अदर लगा के देखिए तो क्या सुटेबल लग रहा है? देयर कोर्स सुटेबल लग रहा है कि अदर कोर्स सुटेबल लग? अब उनसे कहा जा रहा है कि एक तो वो घर का काम निपटाती हैं, दूसरे और भी ढेर सारे काम करना पड़ता है। तो जो दूसरे और भी ढेर सारे काम करना पड़ता है, चूंकि उनके ऊपर कामों का बोझ लादा जा रहा है। अगर वो देयर कोर्स लिखा होता तो वो अपना खुद का काम कर रही होती,
तो चूंकि यहाँ देयर खुद का काम करने का सेंस ही नहीं लिया गया है, यहाँ सेंस तो लिया गया है इस बात का कि उनके ऊपर कामों का कितना बोझ लगा हुआ है। एक तो हाउस होल्ड वर्क, वो हाउस होल्ड वर्क पूरा करती हैं, दूसरे अदर कोर्स मतलब दूसरे काम भी उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देयर की जगह अदर होना चाहिए था, और हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि आइदर रोहन और हिज फ्रेंड। तो रोहन और फ्रेंड को जोड़ा गया है किससे? आइदर और से। जब कोई क्वेश्चन, जब कोई दो सब्जेक्ट आइदर और से जोड़े गए हैं तो वह किसको देख के लगेगी? दूसरे को देख के लगेगी। अब कौन कौन सी ऐसी और हैं? आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या केवल और लगा हो। तो जो वर्ब यूज की जाती है वो दूसरे सब्जेक्ट को देख के यूज की जाती है। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड के लिए वर्ब वर ना लगा करके यहाँ होनी चाहिए वाज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ये तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इवन आफ्टर सो मच ईयर्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बेटा यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है सो मच ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ईयर्स क्या है? ईयर्स है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के पहले ये जो मच लिखा हुआ है यही गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि प्लूरल नाउन के पहले मच नहीं मेनी लगता है। ठीक, प्लूरल नाउन के पहले मच नहीं लगता, मेनी लगता है। एक्चुअली मच किसके पहले लगता है? मच शो करता है अमाउंट, इसलिए ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाएगा। जैसे मिल्क लिखना है, वाटर लिखना है, नॉलेज लिखना है, जो अनकाउंटेबल हैं उनके पहले मच लगाया जाता है, क्योंकि मच बताता है क्वांटिटी, अमाउंट, मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताता। और अगर कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, जैसे बुक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेसन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इनके पहले कभी मच ना लगाएं, हमेशा क्या यूज किया जाएगा? मेनी यूज किया जाएगा। ठीक है, मेनी है, फ्यू है, नंबर वाले कोई एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो हमारी एरर थी वो है मच ईयर्स। ईयर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके पहले मच नहीं लगना चाहिए था, मेनी लगना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वेदर और नॉट टू कन्विक्ट, मतलब उनके ऊपर दोष लगाया जाए या ना लगाया जाए। फॉर दिस रोल इन द रॉबरी, मतलब रॉबरी में, डकैती में उनकी भूमिका पर दोष लगाया जाए, आरोप लगाया जाए या ना लगाया जाए। इज अ डिसीजन विच इज येट टू टेक। विच इज येट टू टेक, फिर वही एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर की बात आई। देखिए क्या लिया जाना है? डिसीजन लिया जाना है। ये विच किसके लिए लगाया गया है? डिसीजन के लिए। एक्चुअली डिसीजन इज का कॉम्प्लीमेंट है, तो चूंकि डिसीजन फिर इज का सब्जेक्ट नहीं हो सकता था, ये इस इज का कॉम्प्लीमेंट है, तो इस इज का सब्जेक्ट नहीं बन सकता था वो, इसीलिए विच लगाना पड़ा डिसीजन के लिए। तो अब आप देखिए कि ये इस इज के लिए लगा है व्हिच, और एक्चुअली व्हिच किसको रिप्रेजेंट कर रहा? डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम व्हिच की जगह डिसीजन मान करके चलेंगे। अब लिखा इज, और इज के बाद लिखा है क्या? टेक, टू टेक। तो आपने कभी देखा है कि इज एम आर के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो? नहीं लगी होगी। तो इज के बाद अब ये अगर हम इसके एक्टिव पैसिव वॉइस को देखें तो डिसीजन खुद डिसीजन लेगा या कोई और डिसीजन लेगा? तो अगर किसी वर्ब के पहले या टेक के पहले डिसीजन लिखा होता तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। जैसे हमें ये कहना हो कि यू आर टू टेक डिसीजन, अगर टेक डिसीजन के पहले लिखा होता यू आर तो ठीक होता, यू आर टू टेक डिसीजन, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। लेकिन अगर ये लिखा हो कि डिसीजन इज टू टेक, तो डिसीजन इज टू टेक में डिसीजन सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। नो डाउट कि डिसीजन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन टेक का एक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा। फिर वही बात आई, डिसीजन के लिए लगा व्हिच, और व्हिच लगा है इज के सब्जेक्ट के रूप में, जो कि इज का एक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए टू टेक पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। तो पैसिव वॉइस होनी चाहिए, तो टू टेक की जगह होगा टू बी टेकन, ये होगा टू बी
टेकन। ठीक, तो आपकी एरर किस में है? आपकी एरर हो गई डी वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, गलती तो यही मिल गई। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। एटलीस्ट 4 मिलियन टन ऑफ शुगर विल हैव टू बी इम्पोर्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द पुअर मानसून। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स प्लूरल नहीं होगा, एस्टिमेट्स में एस नहीं होगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट एस्टिमेट नहीं, गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, तो होगा गवर्नमेंट्स एस्टिमेट, ना कि गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। ये होना चाहिए गवर्नमेंट्स एस्टिमेट, गवर्नमेंट का अनुमान है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, अंदाजा है। ठीक, तो हमारी एरर होगी ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर of environment friendly products such as electric cars and bicycles। तो चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर, बच्चा मैन्युफैक्चरर भी नाउन है और लीडर भी नाउन है, तो दोनों नाउन है और ये दोनों नाउन नहीं होंगे। नाउन, ये नाउन है तो इसके पहले होना क्या चाहिए? इसके पहले होना चाहिए एडजेक्टिव। अब लीडर को एडजेक्टिव बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं? लीडर, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है लीड। अब लीड को, लीडर ये वर्ब है, लीड चूंकि वर्ब है, इसको नाउन बनाना होगा तो इसमें ए आर लगा देंगे। लेकिन इस वर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाना होगा तो इसमें आईएनजी लगा दीजिए और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करने लगता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब हो गया अग्रणी। तो मैन्युफैक्चरर के पहले अगर हम लीडर ना लगा के लीडिंग लगाएं तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, लीडिंग मैन्युफैक्चरर, अग्रणी निर्माता। तो तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बी। देखिए, आप लोगों से एक बहुत हाथ जोड़कर विनती है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस आपको हम करवा रहे हैं, ये सेंटेंस हमने नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियसली क्वेश्चंस में प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, वहीं से छांट करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज के माहौल में, जैसे नवंबर दिसंबर से आज तक का माहौल देख रहे हो, इस माहौल में इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपकी भावनाओं को ठेस लगेगी और ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया को चाइना विलेन लग रहा है और इस सेंटेंस में चाइना की तारीफ की गई है, तो आपकी भावनाओं को ठेस लगी होगी। तो उसके लिए हम दोषी नहीं है बेटा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसको इमोशनली या फिर सेंटिमेंटल से मत लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्रामर पढ़ो। ठीक है, ये यहाँ सेंटिमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल पे मत लेना बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, ओवर 90% फ्रॉम अस feel that if government had taken some corrective measures earlier तो द एपिडेमिक कुड हैव बीन अवर्टेड। देखिए, फिर इसमें इमोशन हर्ट होने की पर्याप्त चांस हैं, तो इस सेंटेंस को भी आप सेंटिमेंटली या इमोशनली मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा गया है ये। फिर वही बात, प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि 90% से ज़्यादा हम लोगों में से 90% से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अगर टाइमली एक्शन लिया होता तो इस एपिडेमिक को रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। तो 90% फ्रॉम अस, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है 90% फ्रॉम अस। तो जब भी हम भिन्न बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे 10 में से 4 कहना है, 10 में से 4 तो हम क्या कहें, 4 आउट ऑफ 10। या कहा जाता है उन लोगों में से एक, तो में से एक कहते हैं तो क्या होगा, वन ऑफ देम। तो जब हम भिन्न बनाते हैं तो भिन्न बनाने के लिए फ्रॉम लगा के क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो 90% फ्रॉम देम नहीं, 90% ऑफ अस होना चाहिए, आपकी एरर होगी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, विद द मोर्टेलिटी रेट्स। बेटा मोर्टेलिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेट होता है, रेट्स नहीं होता, इसमें यही गलत हुआ, ये इसका ऑप्शन होगा ए। इसमें तो पढ़ना भी नहीं पड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा, एन इकोनॉमी रिलाइज ऑन एक्सेस टू डिपेंडेबल एंड अफोर्डेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई गलती नहीं मिली इस सेंटेंस में, नो एरर। समझा तो तभी पाएंगे जब कोई एरर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
such a situation is neither feasible nor desirable। नाइदर के साथ ना लगा है, ठीक है। feasible भी एडजेक्टिव है, डिजायरेबल भी ठीक है, दोनों एडजेक्टिव हैं। सच के बाद आ लगा है, सिचुएशन ये भी ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स, इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स, सारी गलती यही है, क्योंकि किसके लिए लगा हुआ है? कंट्री, कंट्री क्या हुआ है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी खाली नहीं लगता है, इसके पहले क्या लगना चाहिए? इन आ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले जब बार आता है तो उसके पहले आ लगाया जाता है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारी एरर होगी डी में, ये आर्टिकल की एरर है, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल गोज वेल। अब आप कहेंगे ऑल के साथ गोज सिंगुलर क्यों लगा है? तो ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जाता है। ऑल काउंटेबल नाउन के लिए, अगर कुछ लोगों के लिए जैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज करोगे तो ऑल प्लूरल हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है तो ऑल सिंगुलर है। जैसे एक 3 इडियट्स मूवी में सुना होगा, एक गाना था ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे इफ ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो गो इज, गोज की जगह इज लगा के देखो तो ठीक लगेगा। ऑल इज वेल वैसे ही लिखा है, ऑल गोज वेल। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 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 क्रम है ना, हाँ, तो अगले सप्ताह, अगले सप्ताह, चूंकि नेक्स्ट क्रम बता रहा है, तो जहाँ भी हम क्रम यूज करते हैं, फर्स्ट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, टेंथ है, तो इनके पहले हमेशा द लगता है, फॉर द नेक्स्ट वीक। याद रखिएगा, कभी भी नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, फोर्थ, टेंथ, सेकंड, तो इस तरह से क्रम बताने के लिए जब कोई चीज़ यूज की जाती है तो उसके पहले द लगाया जाता है। तो आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज 20 क्वेश्चन दिए हुए थे। उम्मीद है आप लोगों को डिस्कशन से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो वही कल वाली शर्त आज भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। अगर क्वेश्चन पूछने होंगे तब तो फिर मैं लाइव आके बता दूंगा, अगर किसी को कोई डाउट ही नहीं रहता तो लाइव आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये संकोच मत करिएगा, और किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बेहिचक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लाइव आके उन क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का डिस्कशन ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए बेटा, हम कोशिश करेंगे और इससे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपके साथ लाने की। और ये एरर जो चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एरर ही चलता रहेगा, एरर को चेंज भी करेंगे। अब इसकी जगह पर दूसरे टाइम कभी फेलर पढ़ाएंगे, कभी इम्प्रूवमेंट पढ़ाएंगे, कभी रीअरेंजमेंट पढ़ाएंगे। अभी थोड़े दिन तक एरर चल रही है, उसके बाद तरह तरह की चीज़ें लाएंगे, टॉपिक्स बदलेंगे भी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि खाली एरर ही पढ़ाते रहेंगे, ठीक है।